डियर ऑल, मैं चंद्रभान प्रसाद हूँ और दलित नोट पावर पर आपका स्वागत है। मैं आज गाजियाबाद के इंदिरापुरम में हूँ और मेरे साथ एक माने जाने दलित शख्सियत परमानंद साहब है। परमानंद साहब लॉ ग्रेजुएट है, दिल्ली जल बोर्ड से सीनियर अकाउंटेंट के पद से रिटायर हुए हैं। ये रहने वाले हैं बुलंदशहर से। इनका जन्म 1953 में हुआ था, यानी अभी 72 इयर्स के एज में हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये 6 भाई थे। 6 भाइयों में से 5 इंक्लूडिंग प्रेमानंद साहब सरकारी नौकरी में गए और अभी इनका बेटा भी देखा मैंने सरकारी नौकरी में है। तो प्रेमानंद साहब आपका स्वागत है। छोटा बेटा वो भी इनकम टैक्स ऑफिस में लगा है, 2 साल हो गए उसको। अच्छा, आपका स्वागत है। और कृपया अपने पारिवारिक जीवन के बारे में, माता पिता, खेत बाड़ी, भैंस वगैरह भाइयों के बारे में संक्षेप में बताइए। संक्षेप में हम डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर यूपी से बिलोंग करते हैं और हमारे जो व्यवसाय था पारिवारिक वो एग्रीकल्चर था। हम 6 भाई थे। मैं भाइयों में सबसे छोटा हूँ, नाम मेरा परमानंद है। और जो सबसे बड़े भाई थे वो भी दिल्ली गवर्नमेंट में वो सर्विस उनकी लगी थी। वो भी एज ए सुप्रिटेंडेंट रिटायर्ड हुए थे, सेल्टर सर्विस रिटायर्ड हुए थे। जो उनसे छोटे थे वो डीटीसी में एज ए फोरमैन रिटायर्ड हुए थे। और जो उनसे छोटे थे 30 नंबर के, वो गांव में खेती बाड़ी का काम संभालते थे। और जो उनसे छोटे थे किशोरलाल जी, वो भी दिल्ली गवर्नमेंट में जॉब लगी थी उनकी। मैं सबसे छोटा परमानंद, सेल्फ माय नेम इज परमानंद। मैं दिल्ली गवर्नमेंट से, दिल्ली जल बोर्ड से सीनियर अकाउंट ऑफिसर के पद से रिटायर्ड हुआ हूँ। जनवरी 2013 में रिटायर्ड हुआ था। तो आपने बातचीत में ये बताया था कि आपके बड़े भाई साहब को बुलाकर नौकरी दी थी सरकार ने, वो मामला क्या था? उस समय ऐसा था, प्रारंभ में जैसे कि हमारा देश आज़ाद हुआ था और प्रारंभ में हमारे एजुकेशन जो युवक थे उस समय कम थे। तो उस समय जो पढ़ लिख गए थे, 10वीं 12वीं हो गए थे, तो उस समय कंपटीशन की व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय ऐसा था कि जो जॉब क्रिएट होती थी डिपार्टमेंट्स में, विभिन्न डिपार्टमेंट्स में, तो कोई जो पहले से उच्च अधिकारी होते थे उसमें अपने समाज के रहे हों या जनरल के रहे हों, तो उन्होंने वो ऐसी कम्युनिटी को भी पद भरने होते थे आवश्यक। तो इस वजह से वो कॉल करते थे कि भाई देहात में कोई SC/ST समाज का है और वो एजुकेटेड है 10वीं या 12वीं, तो उनको बुलाया जाए और उनको सर्विस पर लगाया जाए। तो इस प्रकार से जो हमारे सबसे बड़े भाई साहब थे, शायद उनकी जॉब 1954 में जब वो 10वीं क्लास पास कर रही थी तो उनको बुला लिया गया था और उनको दिल्ली गवर्नमेंट में, उस समय दिल्ली गवर्नमेंट थी, तो उनको एज ए LDC का पद पर वो जॉब उनकी लगी थी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज़ादी के तुरंत बाद ही जी जो शेड्यूल कास्ट में या दलित में बच्चे जो हाई स्कूल पास कर लेते थे, हाँ, उनकी भी जॉब लग जाती थी। हाँ, आप बोल रहे थे बुला करके नौकरी दे दिया। हाँ, उस समय ऐसा ही था। मुझे पता है हमारे गांव के कुछ 5-6 लोग थे उस समय भाई साहब की उम्र के, तो उनको सबको ऐसे ही बुला करके जॉब दी गई थी। तो बुलाने का माध्यम क्या था? किसके माध्यम से उनको पता चलता था कि बच्चे पढ़ लिए हैं? स्कूल से बुलाते थे? वो ऐसे थे कि हमारी जो माँ थी वो कार्य महल से थी। तो कार्य महल में बाबा साहब का जो है मिशन वहाँ पर प्रारंभ हुआ था। कहाँ पर? कार्य महल, दिल्ली। अच्छा। तो वहाँ पर जो एक हमारे मामा थे, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वहाँ से मामा राय सिंह, हम उनको मामा राय सिंह बोलते थे, तो वहाँ से बाबा साहब का डॉक्टर अम्बेडकर भगवान से काफ़ी वो संबंधित थे। वो और ये 10 तरह के ऑर्गेनाइजर थे। उस समय मनमोहन लाल भी हुआ करते थे उस समय। तो
उन्होंने जो है उनको बुलाया था हम्म, कि भाई आ जाओ यहाँ इस डिपार्टमेंट में जॉब है, मैं आपको जॉब दिलवाता हूँ। तो उस समय मामा राय सिंह जी थे, उनके द्वारा उनको बुलाया गया था और उन्होंने जॉब पे लगाया था। तो घर पर कितना खेत था आपके पास? घर पे हमारे कोई उस समय कोई 40 बीघे ज़मीन थी। और बाकी जो दलित परिवार हैं? बाकी जो गांव में दलित परिवार हैं उनमें कुछ लोगों के पास ज़मीनें थी। कोई ऐसे हमारे गांव में जो दलित लोगों के किसान उस समय होंगे 30-40 परिवार जिनके पास करीब करीब खेती थी। किसी का 20 बीघे, किसी के 30, किसी के पास 50 बीघे भी ज़मीन थी। आपके गांव में अपर कास्ट के, ऊंची जाति के, तथाकथित ऊंची जाति के लोग कौन होते थे? अपर कास्ट के हमारे गांव में जो चंदेरू है हमारे बलेसर से पास में है, उसमें सर्व जाति रहती हैं। अधिकतर उस समय मुस्लिम लोग ज़्यादा थे और अभी भी ज़्यादा हैं। बाकी ब्राह्मण जाति के भी हैं, बनी जाति के भी हैं और भी SC/ST के भी ज़्यादा हैं। इस वजह से हमारा गांव में 4 गांव शामिल होते हैं। एक गफरगढ़ी, इनादगढ़ी और अमीनगर और हैदरगढ़ी, जो ये 2 छोटे गांव हैं जाटों के हैं, जो हमारे गांव से ही कभी निकल के गए थे। तो हमारे गांव को बड़ा गांव इसलिए माना जाता है क्योंकि हमारे गांव में 5 गांवों को मिलाकर के एक गांव चंदेरू बोला जाता है। तो आपके जो बड़े भाई थे श्रीमान छोटे लाल जी, हाँ, और आप जी, को क्या सरकार से फीस माफ़ी और वजीफे की सुविधा मिलती थी? उस समय जो है फीस माफ़ थी। हम जो है जैसे दिल्ली में हमने हायर सेकेंडरी पास किया, 11वीं क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे। उस समय 3 साल की हायर सेकेंडरी होती थी, 9वीं 10वीं 11वीं। तो उस समय फीस माफ़ थी और स्कॉलरशिप भी मिला करता था एनुअली। तो काफ़ी हेल्पफुल स्टूडेंट्स को होता था। अच्छा, आपके सब जो सबसे बड़े भाई थे उनको भी वजीफा मिला था? उनको तो गांव में उन्होंने शिक्षा ली, ब्रांच से हाई स्कूल किया उन्होंने, तो उनके बारे में तो पता नहीं। तो उस समय अगर फीस भी होगी तो काफ़ी कम ही होगी उस टाइम में। आपको ऐसा लगता है? ऐसा मेरे को लगता है उस समय काफ़ी कम फीस काफ़ी कम होगी। वजीफा उनको मिलता उनको था? वजीफा उस समय वजीफा मिलना आरम्भ नहीं हुआ था, ज़्यादा मेरा विचार है। अच्छा, क्योंकि वो लोग देश आज़ाद होने के बाद पहली वो थी पीढ़ी थी एक प्रकार से। तो जब आपके 4 भाई, आप लोग या 5 भाई नौकरी में आ गए, तो गांव में लोग क्या करते थे? गांव में लोग जो जिनके पास ज़मीन थी खेती बाड़ी का काम करते थे, और जिनके पास अपने लोग कुछ ऐसे भी थे जिनके पास खेती बाड़ी नहीं आप थी। लोगों के नौकरी मिल जाने के बाद आप लोगों के परिवार के बारे में लोग क्या चर्चा करते रहे होंगे? चर्चा ये करते थे, देखो ये परिवार लिखा पढ़ा है, परिवार पढ़ रहा है लिख रहा है, तो ये जो है शिक्षित बन गया है तो इनको जॉब मिली है। क्योंकि हमारी माँ भी दिल्ली की थी तो वो थोड़ा उनको ये समझती कि पढ़ाई लिखाई क्या चीज़ होती है। तो उन्होंने सबको एक प्रकार से पढ़ाने में उत्सुकता पैदा करी। और गांव में और भी परिवार थे, उनके भी जो है परिवार से लोग पढ़ने लगे। तो शिक्षा का हमारे गांव में अच्छा जो है प्रारंभ हो गई थी शिक्षा दैनी क्योंकि बुलंदशहर पास में ही था गांव के, तो स्कूल भी थे वहाँ। तो इस वजह से जो है अवेलेबल हो गए, स्कूल आना जाना हो गया। तो लोग पैदल भी जाते थे, अपने टाइम में साइकिल से भी जाते थे जिनके पास साइकिल की व्यवस्था होती थी। तो अधिकतर लोगों के पास साइकिल भी उस समय के दौरान में जो सबसे पीढ़ी थी देश आज़ादी के बाद जो पढ़ी, उनके पास साइकिल भी नहीं होती थी। साइकिल भी नहीं होती जाने के लिए, 5-6 किलोमीटर तक लोग पैदल ही जाया करते थे उस समय पढ़ने के लिए। अच्छा, कुछ जातिवाद का भी कुछ समस्या थी आपके बचपन में? हमारे बचपन में हाँ, जाति की समस्या तो थी। आपस में कुछ जो हायर कास्ट के थे बातचीत तो करते थे, परंतु वो खुल कर के कभी हमसे ऐसी घृणा वाली बात नहीं करते थे। अच्छा, क्योंकि ये भी है कि देखो कि अपने आप को उनके समाज समक्ष रखने के लिए खुद भी नॉलेज होनी चाहिए, कुछ भी एजुकेशन होनी चाहिए, कुछ भी निर्भीकता होनी चाहिए, ताकि आप उनकी बातों का जवाब दे सकें। और ये हमारे परिवार से हमें मिला। तो हम कभी ऐसे नहीं निरुत्त तो नहीं है, उन्होंने कोई प्रश्न किए
तो हम कभी निरुत्तर नहीं हुए। हम ऐसे नहीं लगे कि हम उनकी बात का जवाब नहीं दे सकते। हम हर बात का उनका जवाब देते थे। हम मानसिक साइकोलॉजिकल हम कभी उनका दबाव हमने महसूस नहीं किया, चाहे हम दिल्ली में पढ़े या गांव में पढ़े, या हमने BA काम सामना कॉलेज से किया वहाँ रहे, चाहे हमने गाजियाबाद से MS कॉलेज से हमने ला किया वहाँ रहे। जो भी हाई कास्ट के रहे हम उनसे मिलजुल के रहे, और हमने कभी भी एक इन्फिनिट कम्प्लेक्स महसूस नहीं किया। आपने बाबा साहब का नाम सबसे पहले कब सुना होगा? हम 1964 में आए थे दिल्ली। बाबा साहब का नाम कब सुना होगा सबसे पहले? दिल्ली आने पर या दिल्ली बुलंदशहर में ही? जी नहीं, हम बस दिल्ली में आए थे, 1966 में आए थे। तो बाबा साहब का नाम सुना तो हमने जब अम्बेडकर हमने जाना शुरू किया, और हमें लगा कि बाबा साहब ने हमको कितना पढ़ाने लिखाने के लिए संभालिए कितना हमको जो एक उत्सुकता पैदा करी है। उन्होंने कितना हमको किताब बुक्स दी हैं। तो मैंने प्रारंभ में ही बाबा साहब का किताब बुक्स वहाँ जाता था अम्बेडकर भवन, तो मैंने उनकी जीवनी ली, तो मैंने उनकी जीवनी पढ़ी। मैं उससे प्रभावित हुआ। मैंने उनके एक वाक्य लिखा था, वो पढ़ा था उसमें अंदर कि जो मरे हुए पशुओं का मांस खाते हैं उनके अंदर स्वाभिमान की भावना समाप्त हो जाती है। ऐसा उन्होंने पढ़ी, उनकी जीवनी में ये पढ़ा। तो उसी समय मैं मीट खाता था, मैंने बंद कर दिया। मैंने लहसुन भी खाना बंद कर दिया, प्याज भी खाना बंद कर दिया। और बाबा साहब की हर साल बाबा साहब के वहाँ हम जाते थे भवन पे, तो किताब लेके आते थे, मैं बहुत पढ़ता था उनको। तो उनसे पढ़ पढ़ के ईमान हुआ कि बाबा साहब का मिशन क्या है, उन्होंने हमको क्या दिया है। वो इतने पैसे से अपना सब कुछ कर सकते थे, हर सुविधा ले सकते थे, और किसी चीज़ की उन्हें कमी नहीं हो सकती। पर उन्होंने कभी अपने बारे में सोच करके अपने समाज के बारे में सोचा कि इनको पढ़ना है, इनको आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, इनको मैं शिक्षा दे के, एक ज्ञान दे के जा रहा हूँ, इनको एक रास्ता दे के जा रहा हूँ। ये काश उठें, पढ़ें और अपने जीवन स्तर बनाएं और उच्च समाज के अनुसार ये आएँ। तो ये हमें त्याग की भावना बाबा साहब से मिली। इसी वजह से हम आवामों में पढ़े, हमें परेशानी भी हुई, बुक्स नहीं मिली तो लाइब्रेरी से ली हमने। तो इस वजह से हम शिक्षा पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया, बहुत पढ़े। बाबा साहब ने वजीफ़ा शुरू कराया था दलित बच्चों के लिए, तो आपको जब वजीफ़ा मिला तो उस पैसे का क्या करते थे? हम उन पैसों को जैसे भाई लोगों को कहते थे कि भाई साहब ये पैसे मिले हैं। उस समय हमको हाई सेकेंडरी में 40 रुपये मिले थे एनुअली। तो करीब 40 रुपये मिला करते थे। तो हम भाई लोगों को कहते थे भाई साहब पैसे मिले हैं, तो कुछ कहते चलो आप रख लो, आप इन्हें खर्च करो। तो हम अपने पर खाने पीने में खर्च कर दिया करते थे, कुछ बुक्स में खर्च कर दिया करते थे। जैसे बाबा साहब का जाते थे वहाँ बर्थडे डाटा मेरे भवन, तो वहाँ बुक्स लगती थी। बुक्स खरीदने का अम्बेडकर भवन जो आज है, जी हाँ है। तो वहाँ पर हम जाते थे, तो वहाँ बुक्स हम लिया करते थे। तो हमारे जीवन में उस समय मौर्य साहब, बीपी मौर्य साहब थे, बीपी मौर्य साहब थे। उनका बहुत क्रेज रहता था। उनको देखने के लिए, आने के लिए अंतिम रूप से लोग बैठे रहते थे कि हम मौर्य साहब की स्पीच को सुने बगैर नहीं जा सकते। बीपी साहब की मौर्य की स्पीच होती थी तो लोग ऐसे सुनते थे जैसे कोई भगवान हमें सुना रहा है। बाबा साहब के बारे में बोलते बड़े निर्भीक हो जाते थे, उनको बड़ा साहस आ जाता था। और उनके बारे में एक बार की बात है, कृष्ण चंद्र लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हुआ करते थे उनके टाइम में। एक बार वो आए, उन्होंने उनसे पहले स्पीच दी। उनके मुँह से एक बार बाबा साहब के साथ नाम डॉक्टर अम्बेडकर बोला, जी नहीं बोला, साहब नहीं बोला। तो बाद में जब उनकी स्पीच खत्म हुई और बाबा और बीपी मौर्य साहब जब आए, तो प्रारंभ में उन्होंने उनको बहुत एक प्रकार से शब्दों से लांछित किया कि आप बाबा साहब का नाम के आगे आपने बाबा साहब नहीं बोला, जी नहीं लगाया, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप जानते हैं कि बाबा साहब क्या हैं?
आप तो उनके सामने धूल के बराबर भी नहीं है, 1% भी आपकी नॉलेज नहीं है। और बाबा साहब का आपने डॉक्टर अम्बेडकर बोला तो उनको बड़ी माफ़ी मांगनी पड़ी उनको। मैं डॉक्टर LG हुआ करते थे कृष्ण चंद्र जी, बड़े अच्छे पढ़े लिखे अच्छे हाँ, तो हमें कोई बतला रहे थे कि बीपी मौर्य साहब का अलीगढ़ जनरल सीट से MP बने थे RPI के टिकट पर। जी हाँ, उस समय क्या थे कि उनसे मुस्लिम लोग भी बड़े प्रभावित थे। हैं। तो मुस्लिम लोगों ने भी उनको काफ़ी अच्छी वोट दी थी। हैं। तो इस वजह से वो एक तो उनकी जो भाषण होता था बड़ा प्रभावित था, वो पब्लिक को बड़ा अट्रैक्ट करता था, तो वो दिल में छू जाता था। जैसे बाद में हमारे जगजीवन राम जी की स्पीच सुनने के लिए दिल्ली में लोग इकट्ठे होते थे, बड़े जाते थे कि भाई बाबू जगजीवन राम जी की स्पीच को सुनना है। ऐसे ही हमारे समाज में BP मौर्य साहब की स्पीच को सुनने के लिए लोग जाते थे। बाबू जगजीवन राम का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, अगर रहा है कोई कंट्रीब्यूशन? अवश्य रहा है। वो देखिए, प्रारंभ में कांग्रेस का ही राज रहा। कांग्रेस ने लगातार 60-65 साल राज किया और कांग्रेस की ये उसमें महारथी के रहे। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री, लेबर मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री संभाली इन्होंने। तो इन्होंने काम बहुत अपने समाज के लिए काफ़ी काम किया। हम बिल्कुल कह सकते हैं कि इन्होंने काम किया। और देखो, हर साल 10 साल की जो है अवधि बढ़ाई जाया करती थी। जब वो अवधि बढ़ाई जाती थी MLA की आरक्षण की, तो उस समय वास्तव में अखबार में आया करता था कि 10 साल की बढ़ाई गई है। बाबा जगजीवन राम जी ने इसमें एक पार्ट अदा किया है। और तो उसमें तो देखो रहा है बाबू जगजीवन जी का। और जो मिनिस्ट्री में रहे ये भी हम देखते थे, हम दिल्ली में ही रहे उस समय। देखो, 1960 में रहे, अखबार पढ़ते थे, तो हम देखते थे कि जिस मिनिस्ट्री में रहे उन्होंने अपने लोगों की भर्ती की, जनरल की भी की। जो उनका पर अपने लोगों की जो SC का जो पद थे वो उन्होंने भरवाए, खासकर B, C और D तक। एक ग्रेड की मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आपको पता है कि उस समय तो नॉन अवेलेबल करके जो है A ग्रेड के वालों को जो है पद नहीं भरे जाते थे। तो परंतु कैटेगरी B, C, D के तो पद वो बाबू जगजीवन जी ने भरवाए अपने टाइम में। तो पर कुछ दलित लोग बोलते हैं कि बाबूजी गद्दार थे, कांग्रेसी एजेंट थे। ये कितना उचित है ऐसा कहना? ऐसा जो कहते हैं वो लोग गलत कहते हैं। देखिए, गलत कहते हैं, गलत कहते हैं, ऐसा नहीं है। वो भी हमारे दलित समाज से थे और उनकी काफ़ी, बल्कि रूलिंग पार्टी में तो क्या अपोजिशन लोग भी उनका सम्मान करते थे। पढ़े लिखे थे बाबूजी, इसी वजह से प्यार से सब उनको बाबूजी कहते थे। इंदिरा गांधी जी भी बाबूजी कहती थी। तो आप देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर साहब को सब लोग बाबा साहब कहते थे उनके जीवन काल में ही। जी, बड़े बड़े नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब लोग बाबा साहब कहते थे। जी, बाबू जगजीवन राम को सब लोग बाबूजी कहते थे। आज के जो दलित नेता हैं उनको कोई बाबूजी या बाबा साहब इस लेवल का कोई डिस्टिंक्शन, कोई नाम क्यों नहीं मिल पा रहा है? उसका कारण ये है, देखिए, बाबा साहब के बाद BP मौर्य जी के बाद अगर नाम उठा तो काशीराम जी का, माननीय काशीराम जी का उठा। उन्होंने बहन माया कुमारी जी को लिया, उनको आगे बढ़ाया, बाबा साहब के मिशन से बढ़ाया। काशीराम जी का भी नाम लोग सम्मानित रूप से लेते रहे हैं, उन्होंने भी किया है। और बहन कुमारी मायावती ने भी देखो बाबा साहब के मिशन को बढ़ाया। और अपने मिशन से देखो यूपी गवर्नमेंट, यूपी में 3-4 साल बार वो 3-4 बार वो चीफ मिनिस्टर के पद पर रही। तो उन्होंने कुछ योग्यता थी। तो लोगों ने देखा कि भाई ये बाबा साहब के मिशन को ले रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो तो उन्होंने उनको समर्थन दिया। तभी तो उनको सामान्य रूप से सब लोग बहन जी कहते हैं। पर आजकल BSP की कोई भी सीट लोकसभा में नहीं है, कमज़ोर पार्टी हो गई, क्यों? साहब, उसका कारण ये है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि BSP से हम भी संबंधित रहे। हमने BSP की नहीं काम किया दिल्ली के अंदर, और चंदा भी उगाने का भी हम काम करते थे और काफ़ी हम सक्रिय थे। परंतु हुआ क्या कि वो आस्ते आस्ते कुछ स्वर्ण जाति में या मुस्लिम जाति के वहाँ ज़्यादा सक्रिय होने लगी। और अपने लोगों को ये लगा कि बहन मायावती कुमारी जी ने अब हमको छोड़ कर के जनरल लोगों को साथ लिया है या मुस्लिम लोगों को साथ लिया है,
और हमारी थोड़ी अवहेलना सी की जा रही है। जिन लोगों ने प्रारंभ में उनके साथ काम किया और उनको आगे बढ़ाया, उनको समर्थन दिया, आस्ते आस्ते उनको उन्होंने हल के रूप में लेकर के उनका साथ छोड़ा। इस वजह से वो लोग हटते चले गए। इस वजह से उनकी वैल्यू यूँ कम हुई बहन माया कुमारी जी की। ये कारण रहा। अच्छा, ये बताइए सर, दलित समाज के हिसाब से आपने इमरजेंसी का नाम सुना था? आपातकाल इंदिरा गांधी? हाँ जी, हम वकालत कर रहे थे उस समय, LLB कर रहे थे, जो अच्छा। जी लगी थी। तो साहब हमें अच्छी तरह से मालूम है इमरजेंसी के बारे में, बहुत बारीकी से मालूम है। तो उसमें दलितों का नुकसान हुआ या फायदा हुआ? बिल्कुल दलितों का कुछ नुकसान नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ, बल्कि आप विश्वास करें, देखिए मैं उनकी बुराइयों में तो नहीं जाना चाहता कि इमरजेंसी की बुराइयाँ की क्या थी, पर मैं आपको इमरजेंसी की अच्छा ही बता रहा हूँ। आप ये देखिए, मैं उस समय एक स्टूडेंट था लॉ का, हाँ, और लॉ स्टूडेंट होने के नाते आप ये देखिए उस समय इमरजेंसी आखिर लगी क्यों? इमरजेंसी यूँ लगी थी कि सिविल ओबीडियंस की पुकार देश के अंदर उजागर कर दी गई थी कि सिविल ओबीडियंस करो। सेना को, पुलिस को और सिविल गवर्नमेंट्स को कहा जा रहा था कि आप जो है कानून को मत मानो। जयप्रकाश नारायण द्वारा। हाँ, इन्होंने उस समय नारायण जी, जयप्रकाश नारायण जी वगैरह ये रहे, इन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ उकसाया और सेना को उकसाने की कोशिश करी और पुलिस को भी की कि आप सिविल ओबीडियंस करें, अवज्ञा न करें। तो इस प्रकार से कोई भी देश का शासक, किसी भी देश का शासक क्यों ना हो, उसके सामने वो गद्दी पर है और उसके सामने ऐसा हो रहा हो और संविधान के अंदर इमरजेंसी का एक प्रावधान है, तो क्यों ना उसको लागू करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो जयप्रकाश नारायण और इनके लोग थे, वो सेना को कह रहे थे कि आप सरकार की बात मत मानिए, पुलिस को कह रहे थे। आप साहब उस समय को न्यूज़पेपर उठा करके देख लीजिए। आप उस समय के हर जो 20-25 अखबार निकलते थे, आप उठा कर देख लीजिए। आप उसमें निचोड़ निकालेंगे कि इमरजेंसी आखिर क्यों लगाई गई, व्यवस्था में लगाई गई। एक इंदिरा गांधी जैसी नेता जो वर्ड उनको जो है देवी का रूप मानते थे, और स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको दुर्गा देवी कहा था। क्यों कहा था? अटल बिहारी वाजपेयी बाद में PM बने, क्या वो इतने अनएजुकेटेड थे? क्या इतने वो समझदार नहीं थे? जो उन्होंने उनको कहा कुछ था, उन्होंने देवी तो कहा। तो वो एक इतनी कुशल प्रशासक भी थी कि जो अमेरिका से भी नहीं थे, निक्सन से, या उनका भी रौब नहीं माना उन्होंने। रशिया ने उनको सम्मान दिया क्योंकि एक आयरन लेडी थी। तो ये कहना कि नितांत रूप से कि इमरजेंसी को लगाना गलत था, आप उन कारणों पर जाइए, आप देखिए। मतलब आप ये और सुनिए, अब मैं उसके फायदे बताता हूँ। आप देखिए इमरजेंसी के फायदे देखिए। देश के अंदर नकल होनी बंद हो गई थी, कोई स्टूडेंट्स नकल नहीं करता था। रेलवे लाइन टाइम से आती थी, चाहे सर्दी हो तो भयानक सर्दियों कोहरा पड़ रहा हो, चाहे बरसात कितनी हो, रेलवे बिल्कुल रेल टाइम पे आती थी। लोग ऑफिसों में टाइम से जाते थे, कोई देर नहीं होता था। और प्राइस लिस्ट, हर खाद्य पदार्थों की प्राइस लिस्ट लगी रहती थी। कोई भी भ्रष्टाचार भी नहीं था उस समय। तो उस समय केवल देखो उन लोगों ने कहा कि इमरजेंसी गलत है, कि जो कांग्रेस के खिलाफ थे या जिन्होंने ऐसी विवश किया इमरजेंसी लागू करने के लिए। मतलब आप के कहने का मतलब है कि जो कुछ लोग ऐसे थे जो इमरजेंसी लाने के लिए इंदिरा गांधी को मजबूर कर दिए। बिल्कुल, उस समय लोगों से पूछिए, वो कहेंगे इमरजेंसी तो अच्छी थी, इमरजेंसी में तो बड़ा शांति रही, कोई चोरी ठगी, अपराध भी नहीं हुए इतने अधिक, और शासन ऐसे चलता रहा, बड़े आसानी से चलता रहा। तो क्या इंदिरा गांधी के समय आप लोगों को वजीफा टाइम से मिल जाता था? बिल्कुल मिलता था, वाकई। हाँ, बिल्कुल मिलता था, टाइम से मिलता था। और जब अप्लाई किया जाता, फॉर्म भरे जाते थे, तो मिलता था। तो कुछ लोग, कुछ दलित भी। और देखिए सुनिए, हम 1980-81 तक हर ग्रेड का कंपटीशन हुआ करता था, LDC का, UDC का, सब इंस्पेक्टर का वगैरह का। 81 तक हर साल हुआ करते थे। तो हर जनरल को भी नौकरी मिलती थी और SST के जो पद थे उनको भी भरा जाता था। हर साल होता था। हर बच्चा उस समय जो पढ़ता था बड़ा खुश होता था कि हम ये BA पास करके या
हायर सेकेंडरी पास करके हम जो हम कंपटीशन में बैठेंगे, टेस्ट पास करेंगे, नौकरी लगेगी। ये व्यवस्था उस समय 81 तक हर साल ये टेस्ट लिए जाते रहे, सब इंस्पेक्टर का, सब ऑडिटर का, LDC का, UDC का, सब इंस्पेक्टर का, ये लिए जाते रहते टेस्ट, रेगुलर लिए तो जाते क्या रहे। अब सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं लगता है? अब वाकई नौकरियां कम हो रही हैं। कारण क्या है कि देखिए, एक जो सरकारी डिपार्टमेंट में उनको प्राइवेट किया जा रहा है। जब प्राइवेट किया जा रहा है तो उसमें तो अपने लोगों को, SC/ST लोगों को तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है रिजर्वेशन नहीं है। कई बार आवाज़ उठी के रिजर्वेशन दिया जाए, परंतु जो है आपसे ये आखिरी सवाल है, हाँ जी, पूछना चाहता हूँ। जी, अगर आज़ादी के तुरंत बाद RSS का शासन आ जाता देश पर, तो दलितों की क्या स्थिति आज होती? दलितों की स्थिति वही होती मेरे विचार से जो देश के आज़ाद होने से पहले थी, और शायद उससे भी बदतर होती, क्योंकि RSS वो मनोवादी व्यवस्था में विश्वास करते हैं, वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते हैं, जाति भेद में विश्वास करते हैं। परंतु ये कहा जा सकता है कि संविधान के अंदर जो हमें SC/ST को जो दिया था, उसको तो वो नहीं मारते, वो तो देना ही पड़ता, क्योंकि वो तो संवैधानिक था, उसको तो वो नहीं करते। परंतु हाँ के वर्ण व्यवस्था के अनुसार या अंडरजिबिलिटी तो कम नहीं होती। चलिए, प्रेमानंद साहब का ये कहना है कि इमरजेंसी इंदिरा गांधी पर थोपी गई थी। RSS का अगर राज आ गया होता तो हमारी स्थिति बहुत खराब हो जाती, पर जो बाबा साहब संविधान में लिख गए हैं उसको हटाना शायद इतना आसान नहीं होगा। और हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अब जो निकल कर गया है कि एक, मैं कहता हूँ आप इस शब्द को अपने अच्छाई में ले लो तो बुरी बात नहीं है। जैसे हमारे गृहमंत्री साहब के मुंह से जो कुछ निकल गया बाबा साहब के बारे में, और बहुजन समाज को, केवल SC/ST लोगों को ही बुरा नहीं लगा, ये OBC को भी बुरा लगा, माइनॉरिटीज को बुरा लगा, और जो है तुम्हारे जो आदिवासी उनको भी बुरा लगा। और उससे ये हुआ है कि ये बहुजन समाज एक उस पर आ रहा है, एक पायदान पर, एक उस पर पटल पे आ रहा है, इकट्ठे हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि बाबा साहब क्या चीज़ थे। अगर हम प्रारंभ में ही SC/ST की तरह OBC लोग रिजर्वेशन ले लेते तो शायद हम जो है A ग्रेड में या सेक्रेटरी वगैरह पदों को जो बैठे हुए हमारे भी कुछ लोग होते। अब उनको समझ आ रहा है कि बाबा साहब क्या चीज़ थे। वो बहुजन समाज के पक्षधर थे, देश के तो देशभक्त थे ही बड़े बड़े। उन्होंने देश की नहीं, देखो हिंदू को, समाज को सुधारने के लिए हिंदू कोड भी बनाया। नेहरू जी के लिए उनके कहने से उन्होंने पढ़ा, बहुत पढ़ा। इतना संविधान बनाने में जो मेहनत करी, हिंदू कोड बनाने में जो उन्होंने काफ़ी मेहनत करी और वो बना करके दिया, परंतु RSS की वजह से और हिंदू लोगों की वजह से, विरोध की वजह से वो अपने टाइम में बाबा साहब के कार्यकाल में जब वो लोग लॉ मिनिस्टर थे नहीं पास कर पाए, क्योंकि डर लग गया उनको, क्योंकि शायद 1952 में इलेक्शन आ रहे हैं और शायद इसका विरोध होगा, हिंदू लोग हमको वोट ना दें। उसके बाद बाबा साहब को जितना कोई दबाएगा उतना ही बाबा साहब बिल्कुल खिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अभी अमेरिका में एक स्कूल था, मैंने देखा कि अमेरिका में स्कूल बाबा साहब को पढ़ाया जा रहा है, बच्चे पढ़ाया जा रहा है उनको बाबा साहब क्या चीज़ है। तो आखिरी सवाल ये है, कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस और BJP में कोई फर्क नहीं है, आप इससे सहमत हैं या असहमत? देखिए मैं, जो लोग ऐसा कह रहे हैं, देखो थोड़ा नाप तोड़ के गलत कह रहे हैं। हमारे लिए कांग्रेस BJP से भी ज़्यादा शुभ अच्छी रही है, क्योंकि उन्होंने देखिए लगातार 10-10 साल का वो बढ़ाते गए MLA का वगैरह का, उसका तो वो कांग्रेस के राज में तो हुआ साहब, और वो कांग्रेस के राज में जो है सरकारी पद कम नहीं हुए, बढ़ते गए। तो और परंतु जब से इसका BJP का राज आया तो जो है पद कम होते चले गए हैं, प्राइवेटाइजेशन होता चला जा रहा है, तो रिजर्वेशन कहाँ जाके खड़ा होगा। तो हमारी बातचीत फिर कभी होगी प्रेमानंद साहब से। इन्होंने अच्छा परिवार बनाया, बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे किया है। इनके पिताजी ने अपने बच्चों को आगे पढ़ाया लिखाया, और जितनी समझ अच्छी प्रेमानंद साहब की है, आजकल के बहुत सारे पढ़े लिखे दलित नौजवानों में वो समझ नहीं है। उनको पता नहीं है कि हमारा अतीत कैसा था
आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा साहब। आपसे फिर मुलाकात होगी कभी। और अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसको फॉरवर्ड करिए, इसको सपोर्ट करिए और दलित नोट पावर को पॉपुलराइज करिए। जय भीम, जय भारत।